जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आपने ले लिए पहले 3 लेक्चर? डायरेक्ट चौथे में फ्लाइट की है? खड़े रहो। पहले 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है हमने? इंटेंजेबल का किसी ने बताया था कि इंटेंजेबल पढ़ा है। अच्छा, बस थोड़ा बहुत नॉलेज है इंटेंजेबल्स का, क्या वो टच नहीं होते? और किसी इंटेंजेबल की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, किसी की नहीं होती। आप देख लो, ये कॉन्सेप्ट की मत मार दी ना तुमने आते ही। किसी कोई ऐसा इंटेंजेबल बता दो जिसे आप गले लगा सकते हो। कोई ऐसा इंटेंजेबल बता दो, सोचो। वो बताओ, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको बिठा दूंगा। अच्छा जी। यार इतना गुस्सा भाई, आराम से बैग को फेंका करो, बल्कि फेंकना आराम से रखा करो। अभी क्या करें आपके लिए? आईटी लैब में अरेंज करें पहले 3 लेक्चर, या यूट्यूब पे? ये वाला ले लेने दें, देख लो। अगर ये लोग ज़्यादा देते हैं तो मैं आपको ले लेने देता हूँ। क्या ख्याल है भाई, ले लेने दें इसको, ये वाला लेक्चर? चलती गाड़ी में बैठ रहा है। चलो बैठ जाओ, बैठ। अच्छा जी, पेज नंबर 267, पेज नंबर 267। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 2020। 1-2 मिनट जरा वेट कर लें, बच्चों को आ लेने दें। आप ऐसा करें, पास पेपर क्वेश्चन 7 में मुझे एंट्री बता दें। अगर टैक्सेस होते रिफंडेबल, अगर टैक्सेस होते रिफंडेबल तो क्या एंट्री होनी थी? तो 115 में रुपीज 115 मिलियन 115% पे पड़ा है, ये भी मतलब होगा ना। रुपीज 115 मिलियन 115 पे पड़ा है। तो मेरे तैलतुलेतर बताओ 100 कितना है, या मेरी कैलकुलेटर बताओ 15 कितना है। जो भी चीज निकालने पहले मेरी कैलकुलेटर बताओ 100 कितना है। उसने कहा 100 ही है। अच्छा, अब इनटेंजेबल में चला गया 100, 15 को डाल दें रिसीवेबल में, 15 को डाल दें रिसीवेबल में, और 5 रुपए को डाल दें एसेट की कॉस्ट में। वो थले वाला 5, और एक्सपेंस में डाल दें 2। कैश, फिर ये एंट्री होती। लिख लेंगे, अगर टैक्स को रिफंडेबल एज्यूम करते तो ये एंट्री होती है। रिफंडेबल मींस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 2020।
इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। इवेल्यूशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढा जा के रिसर्च की एग्जांपल्स में था, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स और पायलट प्लांट डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में था। अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ पायलट प्लांट के साथ क्या क्या लफ्ज लिखे हुए थे? और प्रोटोटाइप्स तो अलग लाइन थी, पायलट प्लांट से क्या क्या लफ्ज लिखे हुए थे? कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और ऑपरेशन। ये सारा का सारा कौन सी एक्टिविटी में फॉल करता है? डेवलपमेंट। अच्छा आइए 16 में आपको पता है चेंज आ गई हुई है कि मैन्युफैक्चर सैंपल मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, लेकिन IAS 38 में कोई ऐसी चेंज नहीं है। अच्छा अब माय डियर मुझे ये बताएं कि इधर हम सैंपल मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि ये रिसर्च है, ये दोनों डेवलपमेंट एक्टिविटी हैं, ये तो वैसे ही कैपिटलाइज होगा और सैंपल कॉस्ट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी और ब्रांड बिल्डिंग की कॉस्ट खुद बना रहे हैं ब्रांड, इसलिए ये कैपिटलाइज नहीं होगी। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। DL हैज ऑल्सो इनकर्ड सर्टन अदर खर्चे। DL ने और भी खर्चे किए हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स ऑफ 5 million and 1.5 million in each month over the development period of। माय डियर अभी तक हमें नहीं पता कि डेवलपमेंट कब तक चली। पहली लाइन में लिखा हुआ था डेवलपमेंट शुरू हो गई है 1 जनवरी 20 को। ओवर द डेवलपमेंट पीरियड, व्हाट इज द डेवलपमेंट पीरियड? आई हैव नो आइडिया बट इट इज वेरी क्लियर डेट के शुरू हो गया था ये 1 जनवरी 20 को। एंड कब हुआ था मैं देख लेता हूं। The recording criteria of capitalization of intangible were only met on 1 अप्रैल 20। डेवलपमेंट शुरू तो 1 जनवरी 20 को हो गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है 1 अप्रैल को। आप बता दें कब से कॉस्ट को एक्सपेंस में डालेंगे, कब से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे? 1 अप्रैल से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई चीजों की। कमर्शियल प्रोडक्शन कहां शुरू होती है? इन फैक्ट्री में। इसका मतलब है 1 नवंबर की सुबह R&D डिपार्टमेंट बंद हो गया होगा और उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया होगा इंटेंजिबल। 1 नवंबर से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। लेट ना आया करें हाइब्रिड में। 1 नवंबर से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, इसलिए उन्होंने उस दिन से बंद कर दिया होगा R&D और हैंड ओवर कर दिया होगा फैक्ट्री को। तो अल्लाह का शुक्र है वो जो डेवलपमेंट पीरियड नीचे मिसिंग था वो पता चल गया। डेवलपमेंट पीरियड है 11 महीने, 10 महीने डेवलपमेंट पीरियड है। उसमें से देखना पड़ेगा कौन सी डेवलपमेंट आप अच्छी वाली है और कौन सी डेवलपमेंट बुरी वाली है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर कौन सी वाली डेवलपमेंट चलती रही? अच्छी वाली। और नवंबर दिसंबर में हम इस क्या लेट क्यों इतनी क्यों आए हैं जी? बोले ना जल्दी, लेट आने की वजह कोई नहीं वजह, ठीक है। नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड्स अब अगले सालों में क्या होगा? ये अमोर्टाइज होगा। अब जरा खर्चे देखें कैसे हुए हैं। जनवरी में तो चली ही रिसर्च, इसलिए इसको किसमें डालना है? एक्सपेंस में। फरवरी और मार्च में डेवलपमेंट, फरवरी और मार्च में डेवलपमेंट चली, लेकिन माय डियर फरवरी मार्च में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ही नहीं पूरा हुआ था, इसलिए इस डेवलपमेंट को कहां डालना है? चली तो फरवरी मार्च में डेवलपमेंट, लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फरवरी मार्च में पूरा, इस वजह से इसको कहां डाल दें? एक्सपेंस में। और अप्रैल से जुलाई
क्या चली, बोलें जल्दी। अप्रैल से जुलाई पायलट प्लांट इस्तेमाल होता रहा, इस पे खर्चा आया 40 का, तो ये तो अच्छी डेवलपमेंट का, तो इसको क्या करेंगे, तो ये कल हमने छोड़ा था, इसको भी पूरा कर लिया, ये हो गया कैपिटलाइज। अब पहली सवाल की रिक्वायरमेंट है कि इनटेंजिबल की क्या निकालें, कॉस्ट। तो ये 17 को तो कैपिटलाइज नहीं करना, 40 को करना है कैपिटलाइज। 40 क्या है, पायलट प्लांट की कॉस्ट 40। ये 15 क्या है, 15 फीस टू रजिस्टर लीगल राइट्स, इसको भी कैपिटलाइज करना है। सैंपल बनाए कितने के, 32 के, बेचे कितने के, 20 के, बेच देंगे, NRV रियलाइजेबल है, रियलाइज नहीं हुआ अभी, बेचेंगे 20 के, बचेगा कितना, 12 का हमारा खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा साइंसदानों को भी तो तनख्वाह दी होगी, और भी कोई ओवरहेड हुए होंगे, बिजली वगैरह बाकी चीजें इस्तेमाल हुई होंगी, उसका डेटा नीचे दिया हुआ है। ओवरहेड्स जिसके साथ उसने लिखा हुआ है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। सैलरीज पर मंथ कितनी है। अच्छा एक चीज आपको मैं बताऊं, सैलरीज हमने साइंसदानों को 10 महीने दी होंगी ओवर द डेवलपमेंट पीरियड, 10 महीने इनको तनख्वाह दी होगी, उसमें से जो तनख्वाह हमने इनको दी है जनवरी फरवरी मार्च में 5 इंटू 3 वो जाएगी एक्सपेंस में, और 5 इंटू 7 ये जाएगी इंटू 7 मंथ्स। ओवरहेड्स so it is the cost of intangible. डन जी, ओके आगे चलें। पायलट प्लांट को क्यों कैपिटलाइज किया, क्योंकि ये डेवलपमेंट फेज का खर्चा है और क्राइटेरिया पूरा, फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल उसको तो करना ही था, सैंपल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को भी करना ही था, सैलरीज ओवर द डेवलपमेंट पीरियड उनको दी हैं। याद रखिएगा नवंबर दिसंबर में उनको सैलरीज नहीं दी होंगी, उनको निकाल दिया होगा हमने, निकल जाओ हमारी लैब से, खाली कर दो लैब, ओए अपना सफेद कोट भी ले जाना जाते हुए। तो इसमें से जो 5 महीने इन्होंने काम किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने, तो 7 महीने जो इन्होंने काम किया इसे कैपी। अच्छा ये वाहिद सवाल ऐसा था जिसमें पर मंथ दी हुई थी, आज से पहले पर मंथ नहीं दी होती थी, आज से पहले टोटल दी होती थी, तो पर मंथ हम निकालते थे, और आज पर मंथ दी हुई है और हमें टोटल निकालनी पड़ी। डन, सैलरीज और ओवरहेड्स आ गए। अच्छा अब आखिरी सवाल, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी आइटम। जिन चीजों को आपने इग्नोर किया है उनकी रीजंस बताएं, जिन चीजों को आपने इग्नोर किया है उनकी, चलें जी, इग्नोर आपने किस किस को किया है, मैं रेड से टिक कर रहा हूं, 2 को इग्नोर किया है, 17 को इग्नोर किया है,
और 5 मिलियन इंटू 3 मंथ्स को इग्नोर किया है, और 1.5 मिलियन इंटू 3 मंथ्स को इग्नोर किया है। इन चीजों को हमने क्या किया है? इग्नोर किया है। इनकी क्या बतानी है? रीजंस बतानी है। तो लिखें जी, रीजंस लिखना शुरू करें। हेडिंग द रीजंस फॉर इग्नोरिंग। अब आप लोगों ने ये पकड़ाइएगा, अब आप लोगों ने यहीं से अंग्रेजी लिखनी शुरू करनी है। लिखें इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, evaluation of possible alternatives amounting to rupees 2 million is an example of research activity. So it is not capitalized, is an example of research activity. Next, pre-production prototype of rupees 17 million, pre-production prototype cost of rupees 17 million, pre-production prototype cost of rupees 17 million is an example of development activity आगे बता दें क्या लिखेंगे। But it is not capitalized because recording criteria was not met in February and March. But it is not capitalized because recording criteria of capitalization was not met in February and March. चालीस को इग्नोर किया है, 15 को इग्नोर किया है, 12 को इग्नोर किया है, 16। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट will be charged to expenses of rupees 16 million. Brand building cost of rupees 16 million will be charged to expenses, so it is ignored. ये बता सकते हैं कि इसे इंटरनली जनरेटेड बता सकते हैं। ओके, सैलरीज ऑफ रुपीस 15 मिलियन ब्रैकेट में 5 इंटू 3 एंड ओवरहेड्स ऑफ रुपीस 4.5 मिलियन यानी 1.5 इंटू 3 are not capitalized
because recording criteria was not met in January, February and March, are not capitalized because recording criteria was not met in January, February and March. Okay. जी सर सर्विस तो डेवलपमेंटल पीरियड में हुई थी, तो जनवरी के मतलब सर्विस हमने क्यों एक्सपेंस आउट किया? जन में तो सिर्फ रिसर्च हुई थी। देखो सवाल ने लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एसेट्स को कैपिटलाइज करने का उनकी कॉस्ट को मेट हुआ है यकम अप्रैल को। इसका मतलब है यकम अप्रैल से पहले रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। अब जनवरी, फरवरी, मार्च में चाहे रिसर्च चले चाहे डेवलपमेंट चले, रिसर्च को तो हर हाल में एक्सपेंस में डालेंगे उनकी सैलरीज को, लेकिन अगर डेवलपमेंट भी चल रही है तो फेज ही बुरी वाली है तो उसको भी एक्सपेंस में डालेंगे। किसने पूछा था सवाल? क्लियर? ये देखें, सैलरी पर मंथ ₹20 मिलियन। कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंट स्टार्ट हुई यकम फेब को, लेकिन क्राइटेरिया मीट हुआ, 6 क्राइटेरिया मीट हुआ यकम मार्च को, और डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई यकम जून को। अब बताएं सैलरीज हमने दी कितनी है? कैलकुलेटर पे बताएं सैलरीज दी कितनी है? कैलकुलेटर पर बताएं सैलरीज हमने दी कितनी है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। दीवाने हो गए हैं, चार महीने की सैलरीज दी है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने महीने की सैलरीज दी हैं? 4 महीने की। तो 20 इंटू 4 80। 80 में से जो फरवरी की तनख्वाह है उसको एक्सपेंस में डालें और मार्च, अप्रैल, मई की तनख्वाह को कैपिटलाइज करें। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल 20 इंटू 3 कितना? 60, और 20 इंटू और कैश 80। ये तो सादा सादा मिसालों में आप होंगी हमारे हैं। मैंने तो ऐसी तरह रिवाइज करा दिया था कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? नोट करना है तो कर लें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल सैलरी पर मंथ है 20 मिलियन। जी मुश्किल है, कोई हल नहीं है इसका, मुझे नजर आ रहा। दोनों तरह की राय होंगी। हैवी बैग एक कोई
मैक के नीचे रेडू लगते हैं, लगवाए जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, अब क्या हो सकते हैं। तो दुनिया में ही बुक्स चलती हैं, ACCA वाले भी बुक्स ही करते हैं, ICAW सारे बुक्स ही चल रही हैं ऐसे दुनिया में। अब सबने सोचा ही होगा इस बारे में। अच्छा चलें जी आगे। ओके भाई, अब आप मुझे ये बता दें कि चलें थोड़ी सी रिवीजन हो गई। अब आप आ जाएं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के, क्योंकि भाई आए हैं ना आज तैयार होकर ज़रा क्लास लेने, तो ऐसा ना हो कि कोई हम नई चीज़ ना पढ़ाएं, ये कहीं पुरानी चीज़ें कराई जा रही हैं। अब तो मेरी तो दही बन गई है दिमाग की, सुबह शहरी में इन्होंने दही खाई भी नहीं होगी आज वैसे। अच्छा अब आप आ जाएं पेज नंबर 218 पे, 218 पे। मिल गया? हाँ हाँ किताबें हैं अब आपके पास, अब नोट्स में नहीं है कुछ, सॉरी। कितने की है बुक? 1500 की। तो जिसको बुक अभी चाहिए क्लास के अंदर वो हाथ खड़ा कर दें, उनके लिए बुक इधर ही मंगवा लेते हैं फिर, ठीक है। उन्हें कहीं यार 10 बुक्स ले आए नीचे, इधर लाइव उनकी सेल कराते हैं। पढ़ें जी। अभी कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा भाई, इंटेंजिबल्स कभी कभी हमें मिलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर, हुकूमत हमें इंटेंजिबल दे देती है। बिल्ली को छीछड़ों के खा, हुकूमत हमें कभी कभी तोहफे में क्या दे देती है? इंटेंजिबल दे देती है। हुकूमत को और कुछ नहीं मिलता तो हुकूमत हमें इंटेंजिबल ही तोहफे में दे देती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है हमें इंटेंजिबल, यानी लेवल देखें हमारा, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट किया है इंटेंजिबल। हमने 2000 रुपये बरकत के लिए दे दिए। हमने कहा हुकूमत ऐसे ही लोग कहेंगे मुफ्ता लगा हुआ तुम लोगों का, तो हमने 2000 रुपये बरकत के तौर पे दे दिए। हाउएवर द फेयर वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल इज 50,000। लेकिन इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू क्या है माय डियर? 50,000। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 5 years। अब सवाल ये राइज होता है कि हमने इसकी जनरल एंट्रीज क्या करनी है। इसकी जनरल एंट्रीज करने के दो तरीके हैं। इसकी जनरल एंट्रीज करने के दो तरीके अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें, जिनके पास किताब नहीं है। पेज 218 की एग्जांपल कर रहे हैं हम। ओके गाय, यू आर वेरी डियर। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि हम इसको नॉमिनल अमाउंट पे रखें। किस पे रखें? नॉनिमल नहीं, ट्राई करें। नॉमी नॉनी नॉमी नॉनी नॉमी नॉमिनल। नॉमी, नॉमी के आगे नल, नल का लगा दें, नॉमी नल। इंटेंजिबल डेबिट क्रैश। इसको नॉनिमल पे रखें, यानी 2000 रुपये जो आपने पे किए बस। अगर इसको नॉमिनल अमाउंट पे रखूं तो कितने पे रिकॉर्ड होगा? 2000 पे। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। और ईयर एंड पे इसको अमोर्टाइज कर दें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन
क्रेडिट हो, सॉरी हाँ, किताब तो आप लोगों ने कल लेके जानी थी जाते हुए यार, अभी ना मंगवाओ, चले मंगवा लो 2000 डिवाइड बाय 400। तो 400 इज द अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। अच्छा एक और ऑप्शन है, बहरहाल आप भी अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि आपने इसको कैसे रखना है। एक और ऑप्शन है कि हम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। किस पे रिकॉर्ड करें? इनटांगेबल 50,000, काश कैश 2000, फॉर इनकम बैलेंसिंग 48,000। deferred income is balancing 48,000। अब आपने दो काम करने हैं, अब आपने दो काम करने हैं, एक रिक्शा पकड़ना है, दूसरा घर जाना है। अच्छा सॉरी, अब आपने दो काम करने हैं। नंबर एक, अमोर्टाइजेशन भी कैलकुलेट करनी है और डेफर्ड इनकम को होली होली, इधर ही रुके भाई, पैसे कलेक्ट करने के लिए इधर ही रुके, इनकम भी बुक करनी है और इंटेंजिबल में भी रिकॉर्ड करना है। चलें जी, करें भाई। 50,000 divided by 5, amortization debit accumulated 10,000, वेट, नाइफ थले ब्रीदिंग, कितना हो गया? 10,000, और डेफर्ड इनकम को भी होले होले इनकम में डाल दें। डेफर्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट या P&L क्रेडिट, कितने से? 48,000 divided by 5, होले होले डालें या फौरन? होले होले। 48,000 डिवाइडेड बाय 5, 5, जवाब 9600। 9600। चलें जी, दोनों तरीकों से नोट कर लें। भाई उनको बुलाएं ना जी। हाइब्रिड में किसी को बुक चाहिए, हाथ खड़ा कर दें। 300-500 वाले नोट वो लेंगे आपसे और बुक दे देंगे। हाइब्रिड में नहीं किसी को बुक चाहिए, ठीक है। इधर जिसको बुक चाहिए हाथ खड़ा करें। ले आओ जल्दी ले आओ जी। ये लिखते होते थे IAS 20 में आप लोग, बस ठीक है, जो भी लिख लें। ये स्टैंडर्ड तो अलाउ कर देता है, लेकिन एक की वजह से हमारा प्रोफेशनल नोट्स में एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा और एक की वजह से ऐसे कम हो जाएगा। वो ठीक है, नेट हो गया जैसे भी हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है।
भाई हाथ किसी और लोगों ने खड़े किए थे, ले अब और लोग रहे हैं, तो कहाँ से किताबें फिर पूरी होनी है जी। और किसको चाहिए बुक? कितने टॉपिक्स इधर मिक्स करने को रिवाइज करने में चाहिए? भाई असूली तौर पे तो आई के मुताबिक 8 नंबर का R1 में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक बोलते रहो, मैं बताता रहता हूँ। टॉपिक्स के नाम बोलते रहो ना R1 के, फिर मैं बताता रहता हूँ। IS-16 ठीक है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें IS-16 की यूज़ होती हैं। आगे बोलें। IS-36 में तो इतनी इम्पेयरमेंट ही है छोटी सी, और क्या है आगे? NPO तो नहीं ऐसा। IS-40 तो हम रिवाइज करेंगे, और IS-8 भी कभी आ सकता है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का हो सकता है। IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो इधर ग्रांट्स के अलग रूल है ना, वो तो आपको बता दिए। और EPS जो है वो नहीं इतना, हाँ। और 23 बोरिंग कॉस्ट हम रिवाइज करेंगे इधर। और कैश फ्लो भी नहीं, बस सब देखें जो 8 नंबर में वो पूछने को पूछ सकते हैं। आप आई कैप कोई कुछ नहीं कह सकता कि EPS पूछ ले, आपसे पूछ ले, लेकिन जो रिवाइज साथ साथ लिंक हो रहे हैं टॉपिक वो यही हैं। IS-40 हम रिवाइज करेंगे, IS-23 करेंगे, IS-20 में कोई बात आ गई तो यही है। इस तरह के कुछ जो भी आते रहेंगे साथ साथ करते रहेंगे हम। अच्छा, तो व्हेनेवर यू रिसीव, कितनों को चाहिए थी बुक? नहीं है? अच्छा, एक बंदे को और ला दें यार। तो व्हेनेवर वी रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट we will record it either at the nominal value or at, करें ना वो। अब बच्चे पता नहीं क्लास के बाद आके पूछते हैं कि थ्योरी के सवाल कितने नंबर के आ सकते हैं। मैंने तो बच्चे को जवाब दे दिया, मैंने कहा 100 नंबर के आते हैं थ्योरी के सवाल। उसमें क्या है कि थ्योरी में पूछ लें सब कुछ जो न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। तो बोलें whenever we receive an intangible as a government grant, तो it may be recorded at nominal value और it can be also be recorded at a fair value। ये fair value पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। A government transfer or allocates intangible assets such as airport landing rights, licenses to operate radio or TV, import licenses, import quotas, right to access other resources। कोई resources गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हों और वो आपसे शेयर करना चाहे हुकूमत। An intangible may be acquired free of charge or for nominal price by way of government grant। IS-20 allows the intangible assets and the grant to be recorded at fair value initially or at a nominal amount plus any expenditure that is directly attributable। अगर कोई इंटेंजिबल को खरीदने के अलग भी खर्चे आ सकते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो नहीं होती, लेकिन और कोई खर्चे, लीगल राइट अपने नाम रजिस्टर करवाना या ये, उसके खर्चे भी फिर ऐड होंगे जी। हाँ जी, फेयर वैल्यू में फिर ये खर्चे प्लस कर दिए जाएंगे। ओके, क्लियर? चलें जी, अब इसी पेज के ऊपर आए और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की डिस्कशन कर लें। तो समटाइम्स ऐसा होता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में कि पुराना एसेट जा रहा होता है और पैसे जा रहे होते हैं और नया एसेट आ रहा होता है। इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ
एसेट। इसमें दुकानदार हमारे पुराने एसेट को कोई ना कोई क्या लगाता है, कीमत लगाता है, और फिर हमसे, मिसाल के तौर पे दुकानदार ने हमारे पुराने एसेट को कीमत लगाई 5 रुपए और नई चीज़ है 60 रुपए की, तो हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे, 55। तो पुराना एसेट जाता है, नया एसेट आता है, और क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। पुराना मोबाइल मैंने वो ख़रीदा था, वो जो छोटे वाला मोबाइल आपको भी दिखाया, पुराना मोबाइल ख़रीदा था 200 का, वो आज तक डेप्रिशिएट हो चुका था 80 रुपये, और पुराने मोबाइल की बीवी रह गई हुई थी 120 पे, इसकी बुक वैल्यू थी 120। अदर इंफॉर्मेशन, पुराने मोबाइल की बाजार में भी कीमत है 130, नए मोबाइल की बाजार में कीमत है 150, और कैश पे मैंने कितना किया है, 12 का। कैश पे मैंने कितना किया है, 12 का। अच्छा, अब भाई अगर आपको कभी भी सवाल के अंदर वो सारा डेटा नहीं देगा, कभी कभी थोड़ा सा डेटा देगा, फर्ज करें इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज गिवन इन पेपर, ये दोनों गिवन है पेपर में, ये भी गिवन है पेपर में, ये भी गिवन है पेपर में। अब आपने क्या करना है, अब आप जनरल एंट्रीज लिखना शुरू करेंगे। अब आप जनरल एंट्री लिखेंगे, एसेट न्यू डेबिट, accumulated depreciation of old debit, asset old credit, cash credit. Now the question is कि what is the cost of old? Cost. What is cost of old? What is the accumulated depreciation of old? 80. So the cost of old is 80 and accumulated depreciation of old is 200 and the accumulated depreciation of old is 80. So cost is 200, accumulated depreciation 80. My question is how we will record the new asset? How we will record the new asset? अच्छा भाई, इसमें स्टैंडर्ड का अब ये कहना है कि जो नया मोबाइल आपके पास आ रहा है ना, उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड ना करो। स्टैंडर्ड कहता है, मुझे ये लॉजिकल लगता है कि आपने क्या कंसिडरेशन पे करके वो खरीदा है, मुझे ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। आपको लॉजिकल ये लग रहा है कि नए मोबाइल की बाजार में कीमत क्या है, मैंने उस पर रिकॉर्ड करना है। स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, मुझे लॉजिकल ये लग रहा है कि पुराने मोबाइल की बाजार में क्या कीमत है, डेट इज बोले 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 पुराने मोबाइल की क्या कीमत है बाजार में, 130, और आपने कोई ना कोई साथ क्या पे किए हैं। तो वो जो डायग्राम मैंने बनाई थी, पुराना मोबाइल आपके पास से जा रहे हैं और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कितना पैसा बना, कहते हैं मुझे तो लग रहा है आपने 142 रुपए में नया मोबाइल खरीदा है, और हकीकत भी यही है। आपने पे तो 142 ही किया है, आपने 130 वाली एक चीज दी है उसको, 130 वाली चीज दे के साथ क्या दिए, पैसे दिए। तो आपको शायद लग रहा हो कि लॉजिकल ज्यादा है कि नए मोबाइल को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लेकिन कहते हैं नए मोबाइल को रिकॉर्ड करें पुराने की फेयर वैल्यू प्लस एनी कैश पेड। अब मुझे बता दें, पूरी एंट्री करा दें, बाकी तो सब कुछ हो गया। तो रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, इफ फेयर वैल्यू ऑफ इज गिवन, अगर पुराने नए मोबाइल दोनों की गिवन है तो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकालनी है, बोलें जल्दी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकालनी है,
फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड? ये तो बुक वैल्यूज है ना, ये तो बुक वैल्यूज है, इनको छोड़ें। व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड? 130 प्लस कैश पेड। अच्छा, कैश कितना पे किए? गेन लॉस बता दें। गेन, चलें ये नोट कर लो। इसके ऊपर हेडिंग देते हैं सिनेरियो 1। उसके पास बुक्स नहीं है। सिनेरियो 1, व्हाट इज दिस? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस। अच्छा, लेकिन अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन हो, देखिए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू गिवन है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड if fair value of new asset is given, only if fair value of only new asset is given means old is। अब डाटा ही सवाल का ये है। अच्छा, लेकिन वो एंट्री उसी तरह करें, एसेट क्रेडिट 200 रुपए से, कम रिडक्शन 80 रुपए से और कैश क्रेडिट 12 रुपए से, वो एंट्री उसी तरह करें। अब सवाल ये है कि न्यू को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो आप देखते हैं। अच्छा, बाकी एंट्री की फिगर उसी तरह लें। जी, ओल्ड एसेट कितने का था? उसकी कंजप्शन, कैश, न्यू एसेट नहीं, बैलेंसिंग नहीं। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन देन टेक इट्स फेयर वैल्यू, बस फिर इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें 150। अच्छा, अब गेन लॉस की फिगर तो चेंज होगी ना, बाकी फिगर तो चलें सेम रही, गेन लॉस की फिगर तो चेंज होगी। क्या? अगर कोई ना हो, कुछ ना हो, कुछ भी नहीं है, भाई कहने बीवी तो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, तो बीवी ने कहा मैं तो हूं ना, तुम परेशान, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। अच्छा,
इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, पुराने की फेयर वैल्यू भी नहीं गिवन, नए की फेयर वैल्यू भी नहीं गिवन। अच्छा, ऐसा तब होता है जब पुराना मोबाइल इतना पुराना हो कि जब आप बाजार लेके जाएं लोग के एंटीक, और नया मोबाइल भी आप जब बाजार में खरीदने जाएं तो नया मोबाइल भी लोग देख, ये पाकिस्तान में भी ये लॉन्च नहीं हुआ। तो कई दफा ऐसा हो सकता है आप इतनी नई चीज खरीद रहे हो कि वो नई भी ना हो, नई से भी कोई बाप हो, नई का बाप हो तो फिर उसकी फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल नहीं होती, बाजार में अवेलेबल नहीं होती। कोई डायनासोर आ जाए आज के ज़माने में, उसकी फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल नहीं है। तो इस दफ़ा कई दफ़ा ऐसा होता है पुराने की भी फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल होती, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को साथ लेके जाइएगा इसी सूरत में। तो बीवी तो है बीवी ये है, वो तो हमेशा की तरह इधर ही है बीवी, देखें बीवी तो है। तो बीवी जमा कैश, नहीं हंस क्यों रहे हो, वो तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, रूल बोल रहा हूँ। बोले बीवी जमा बीवी जमा कैश। ये कब करना है बीवी जमा कैश? आपने ऊंची ऊंची बोलना है अपने निकाह के दिन, बीवी जमा कैश, बीवी जमा कैश, बीवी जमा कैश। फिर लोग पूछेंगे क्या हो गया? आपने कहा अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू ना गिवन होती तो ये करना था। मैं IAS 38 रिवाइज कर रहा था। आप लोग क्या समझ गए? अच्छा, बीवी जमा शोहर नहीं है पूरी अकाउंटिंग में कहीं, मजलूम अपने से ही ना। बेगम को रखने बेगम, तो ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें ये भी एक ऑब्जेक्टिव लिख लें। ओके, एसेट होल्ड की कॉस्ट बताएं। अकाउंट ऑप्शन अच्छा, कैश 12। अब लाल मार्कर में यूज करता हूं क्योंकि नए एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना बस हर जगह एक चैलेंज है। नए एसेट की कॉस्ट होगी, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, बीवी जमा यानी 280, 200 माइनस 80। बीवी आ गई जी, आ गई। कैश लाओ, कैश आ गया 1। चलो पूरी फिक्रा पूरा कर दिया। ओके हजरात, करें नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस। ओके, आपको बीवी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ आज? अगर इधर बीवी ना होती आप कुछ ना कर सकते। फिर ऐसे मौकों पे बीवी चाहिए होती है। अच्छा जी, एक सिनेरियो बनने लगे जी चौथा कि भाई बड़ी मोहब्बत से बात करते होते हैं। सिनेरियो तरह मुझे पहले बनाने दें। सिनेरियो 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बोलो, शुरू कर। न्यू की फेयर वैल्यू दी हुई है, लेने जो खरीदने आया है सेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपने नए की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ये मैं पॉइंट 1 पढ़ा दूं, इसमें आपके सवाल का जवाब है। चले पे नंबर 218, उधर ही खड़े हुए हैं भाई। A fair value of both assets or fair value of only old asset is given.
ये देन एन वाला होना चाहिए, ईएन वाला, ईएन वाला होना चाहिए ना, ईएन वाला होना चाहिए। तस्वीर भेज दो भाई जरा उसको, अब्दुल्ला को। If fair value of both assets or fair value of only old asset is given, then cost of new asset is equal to fair value of old asset plus cash। मैं खोलता हूं एक मिनट। fair value of old asset plus cash, ये हमारा पहला सिनेरियो। ये however को छोड़ें जरा। If fair value of only new asset is given, if fair value of only, तो फिर cost of new asset is equal to fair value of new asset. Done? But if the fair value of both assets is not given, तो बोले बीवी तो है तो सही ना, दुनिया में तो आ गई भी है। आप अगर नहीं है, हर बात पे नहीं है लगा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो आ गई भी है ना आपकी बीवी। If fair value of both assets is not given, तो क्या करें? वो कह रहे बीवी तो है, आगे वसूल भी तो बोलो ना, तो बीवी जमा कैश। अच्छा, अब मेरे भाई अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, लेकिन पेपर में एक लाइन लिखी हो, इफ फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट, पेपर में लाइन, हाउएवर इफ, सवाल में एक लाइन लिखी हो, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट, नए एसेट की फेयर वैल्यू के ज्यादा शवाहिद मिल रहे हैं, ज्यादा लोग नए एसेट की फेयर वैल्यू के सबूत दे रहे हैं, देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज। फिर यहां पे आप रूल फिर नीचे वाला लगाएंगे मजबूरी में, उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? अगर ऐसी लाइन आए पेपर में, अगर ऐसी लाइन आ जाए पेपर में, मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, बीवी ओल्ड की है 30, फेयर वैल्यू न्यू की है 70, फेयर वैल्यू ओल्ड की है 22 और कैश पेड है 10, और लाइन लिखी हो पेपर में, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर एविडेंट, यानी ज्यादा सबूत नए की फेयर वैल्यू के मिल रहे हैं, पुराने की फेयर वैल्यू के इतने सबूत नहीं मिले, बस लिख दिए हमने पुराने की फेयर वैल्यू, लेकिन बस कोई इतने ज्यादा सबूत इसके नहीं मिल रहे, ज्यादा सबूत नए की फेयर वैल्यू के मिल रहे हैं। अब माना के दोनों की गिवन है, माना के, लेकिन फिर भी आप सिनेरियो 1 के तरीके से सॉल्व ना करें, फिर आप क्या करें? एसेट न्यू को किस पे रख लें? न्यू की कॉस्ट पे, और एसेट ओल्ड, ओहो अब तो मजबूरन बुक वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, अब तो कॉस्ट अकोमोडेशन अलग से गिवन नहीं है ना, अब कॉस्ट अकोमोडेशन अलग से गिवन नहीं है ना, अब कॉस्ट अकोमोडेशन अलग से गिवन नहीं है ना, तो 30 को यहां लिख दें, और कैश गेन कितना? 30 गेन, सारी फिगर्स मिलती जुलती हो जाएंगी, कितना गेन आ गया? 20। चले ये नोट, इसकी भी तस्वीर भेज दो। वो कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो फिर भी नए की ही फेयर वैल्यू लेनी है? जब पेपर में लाइन लिखी हो कि नए की फेयर वैल्यू के ज्यादा एविडेंस मौजूद है, पुराने की फेयर वैल्यू लिख तो दिए हमने, गुजारा है, लेकिन उसके इतने एविडेंस मौजूद नहीं है।
बना दो।